Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are talking about various types of assessment. We have talked about digital assessment in the digital age. We have talked about various types of assessment, and now it is the turn of alternative assessment. यानी कि असेसमेंट के जो यूनिक तरीके हैं, जो इनोवेटिव तरीके हैं, जिनके बारे में हम पहले बात नहीं करते थे, जो पहले हमारे ट्रेडिशनल असेसमेंट के हिस्से नहीं हैं, वो भी अब असेसमेंट में आ गए हैं. उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस बेस्ड और रिफ्लेक्टिव जर्नल. ओके, तो इसका मतलब ही यही है कि मूविंग बियॉन्ड मार्क्स. अब सिर्फ मार्क्स हमने कितने अचीव किए हैं इससे हमारा असेसमेंट नहीं होगा, इससे हमारा सही इवेल्युएशन नहीं होगा. अब हमें असेस करना है होल लर्नर को और एक लर्नर को होलिस्टिकली. अब इसमें NEP 2020 भी आएगा, परख की बहुत बात हम लोग आजकल कर रहे हैं, परख भी आएगा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी आएगी, है ना, APA 2020 भी आएगा. तो हम जानेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, रूब्रिक के कितने टाइप्स और डिजाइन होती हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कैसे करते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल को कैसे एक असेसमेंट टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सब का NEP 2020 से क्या अलाइनमेंट है. तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट रिफर्स टू एनी असेसमेंट मेथड अदर देन ट्रेडिशनल रिटन एग्जामिनेशंस, है ना. यानी कि जो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट है उसके अंदर कोई भी वो तरीका आ जाएगा असेसमेंट का जो हमारा पारंपरिक लिखने का 3 घंटे का एग्जाम है उससे अलग है. दैट इवेलुएट स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. ये नापता है, मूल्यांकित करता है हमारे ज्ञान को, यानी विद्यार्थियों के ज्ञान को, कौशल को और दक्षताओं को थ्रू ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड टास्क. इसमें सवाल जवाब नहीं करना है आपको कि कुछ प्रश्न पत्र स्टैंडर्डाइज्ड छप गया है जिसका उत्तर सभी बच्चों को देना है, नहीं. इसमें कुछ आपसे ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड टास्क पूछे जाएंगे, उनके उत्तरों से आपकी कौशल दक्षता जांची जाएगी. इट एम्फसाइजेस व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, नॉट मियरली व्हाट दे कैन रिकॉल. इसका मतलब देखिए, हाँ, इसमें माने या ना माने कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो ट्रेडिशनल रिटन एग्जामिनेशन सिस्टम था और बहुत हद तक अभी भी है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉल पे बेस्ड है. क्या हमने पढ़ा है और कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं. प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, स्किल और कॉम्पिटेंसी नहीं जांचता है. तो इसमें ये जांचा जाएगा, इसमें बल इस पर है, इम्फेसिस इस पे है कि इस विद्यार्थी क्या कर सकता है, न कि सिर्फ वो कितना रिकॉल कर सकता है. तो ट्रेडिशनल असेसमेंट का क्या मतलब था? मेजर्स रिकॉल, सिंगल राइट आंसर, सबको वही लिखना है. पर ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएशन मेजर किया जाएगा. इसमें स्नैपशॉट एट वन पॉइंट इन टाइम है, ये ऑन गोइंग कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल व्यू है इसका. मार्क्स एंड ग्रेड्स एट सोल आउटपुट है ट्रेडिशनल असेसमेंट में, जबकि इसका रिच फीडबैक, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, गैप क्या आ रहे हैं लर्निंग में, नेक्स्ट स्टेप से कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इस पर बल होगा. ट्रेडिशनल असेसमेंट पैसिव है, स्टूडेंट्स रिसीव अ स्कोर, उसको विशेष कुछ नहीं करना है, बस एग्जामिनेशन में तैयार होकर जाना है याद करके रट के. और ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स एक्टिव है और वो अपनी लर्निंग पे सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करेगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट आ गया है, पीयर असेसमेंट का आ गया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का आ गया है, मेटा कॉग्निशन के आ गए हैं. ये सभी इसीलिए बात पे बल दे रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग पर खुद रिफ्लेक्ट करे. और इग्नोर्स प्रोसेस, ट्रेडिशनल असेसमेंट प्रोसेस पे बल नहीं देता, केवल प्रोडक्ट गिना जाता है, जबकि ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में वैल्यूज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, पूरी प्रक्रिया क्या चल रही है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पाद निकल कर आ रहा है. तो NEP 2020 का मतलब से इसका अलाइनमेंट देखें तो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट डायरेक्टली इंप्लीमेंट्स असेसमेंट फॉर एंड एज लर्निंग, है ना. यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हमें थोड़ा सा उस पर बल कम देते हुए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? समेटिव है. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? फॉर्मेटिव है. और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? सेल्फ लर्निंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन. मूविंग फ्रॉम रैंकिंग स्टूडेंट्स टू डेवलपिंग देयर एबिलिटीज. हमें स्टूडेंट्स को रैंक करने से अब आगे बढ़ना है, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना है. डायरेक्टली मैंडेटेड बाई पैरा 4.4 एंड द परख फ्रेमवर्क. ये कह रहा है कि परख फ्रेमवर्क ने यही कहा है, परफॉर्मेंस एंड रिव्यू ऑफ नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ऐसे है ना, देखिए इतनी बार परख याद कर रही हूँ, परख भूल जा रही हूँ. आपको भी याद करना है, हमें भी याद करना है परख का फुल फॉर्म. ठीक. फिर रूब्रिक्स का कंसेप्ट, टाइप्स एंड डिजाइन देखें तो अ रूब्रिक इज ए स्कोरिंग गाइड दैट लिस्ट्स द क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग स्टूडेंट वर्क एंड डिस्क्राइब्स
level of quality for each criteria. It makes assessment criteria explicit, transparent and consistent for both teacher and student. इसका मतलब रूब्रिक का मतलब स्कोरिंग गाइड। देखिए ये हमेशा से होना चाहिए था और इससे बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो हम बच्चे को स्कोरिंग गाइड पहले बता दें, वो क्राइटेरिया पहले बता दें जिसके हिसाब से हम उसको नंबर देंगे। यानी कि लिस्ट द क्राइटेरिया, उसमें लिखा होगा कि आपके कंटेंट पे 5 नंबर होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे 5 नंबर होंगे और आपके रेलेवेंस पे 5 नंबर होंगे मान लीजिए। तो ये 15 नंबर का रूब्रिक बन जाएगा। ईच क्राइटेरिया इट मेक्स असेसमेंट, इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी। 5 में कितना मिला, 5 में कितना मिला, 5 में कितना मिला। अच्छा हमने कंटेंट अच्छा नहीं लिखा था, कंटेंट तो अच्छा था पर हमारा रेलेवेंस कम था, रेलेवेंस तो अच्छा था पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम था। इस तरह से हर बच्चे को ज्यादा बढ़िया तरीके से उसका एवेल्युएशन या असेसमेंट हो सकता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रूब्रिक है, होलिस्टिक रूब्रिक, एनालिटिक रूब्रिक और सिंगल पॉइंट रूब्रिक। कह रहा है कि होलिस्टिक का मतलब ये है कि होलिस्टिकली नापेगा आपको, इवेल्युएट्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वर्क एज ए होल, अ सिंगल स्कोर फॉर द एंटायर परफॉर्मेंस, यानी कि पूरी परफॉर्मेंस में एक ही स्कोर मिलता है इसमें। क्विक टू यूज, गुड फॉर ओवरऑल इंप्रेशन, यूज फॉर लार्ज स्केल स्कोरिंग, लेकिन इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यू कम है, ये डज नॉट शो वेयर द स्टूडेंट नीड्स इंप्रूवमेंट। जैसे कि आपने ऐसे में 5 में 4 दे दिए, एक्सीलेंट आइडियाज बट सम ग्रामेटिकल एरर, ये आपने फीडबैक दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि कंटेंट पे दिया कि जैसे मैं अभी उसके ब्रेकअप बता रही थी। एनालिटिक रूब्रिक में ईच क्राइटेरिया को सेपरेटली इवेल्युएट किया जाएगा, सेपरेट स्कोर फॉर ईच डिमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, जिसकी मैं बात कर रही थी। ये हाईली डायग्नोस्टिक है, बढ़िया है, रिच फीडबैक मिलता है, शोज एग्जैक्टली विच एस्पेक्ट्स नीड इंप्रूवमेंट। हमें पता चलेगा कि हम कंटेंट तो अच्छा लिख रहे हैं पर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं पर हम रेलिवेंट बात नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह से हर डायमेंशन का इसमें पता चल जाएगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिजाइन करना, अप्लाई करना मोर कॉम्प्लेक्स फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट इनिशियली। शुरुआत में स्टूडेंट को लिखने में भी दिक्कत आ सकती है, टीचर को जांचने में दिक्कत आ सकती है। जैसे ये कह रहा है ना कि देखिए ऐसे में कंटेंट में 5 में 4 मिला, ऑर्गेनाइजेशन में 5 में 3 मिला, लैंग्वेज में 5 में 4 मिला और साइटेशन में 5 में 2 मिला। स्टूडेंट सीज एग्जैक्ट वीकनेस, तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमें साइटेशन सुधारना है और हमें ऑर्गेनाइजेशन सुधारना है, तो हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, होलिस्टिक रूब्रिक, 10 में 4, 10 में 6, खत्म कहानी, है ना। और सिंगल पॉइंट रूब्रिक, सिंगल पॉइंट रूब्रिक में क्या है, डिस्क्राइब्स ओनली द प्रोफिशिएंट लेवल, स्पेस लेफ्ट फॉर टीचर टू नोट हाउ वर्क एक्सीडेड और फेल शॉर्ट। मतलब ये कह रहा है ग्रोथ फोकस्ड है, इनकरेजेस इंप्रूवमेंट, लेस रिजिड देन मल्टी लेवल रूब्रिक। मल्टी लेवल रूब्रिक से ये लेस रिजिड है और इसमें आप इंप्रूवमेंट को इनकरेज करते हैं और ग्रोथ को फोकस करते हैं। लेकिन टीचर के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो यूजफुल कमेंट लिख सके, है ना, इन नॉन प्रोफिशिएंट एंड एक्सीड्स कॉलम्स। जैसे एग्जाम्पल प्रोफिशिएंट, आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टेड बाय 3 रेलेवेंट सोर्सेज, टीचर नोट्स गैप्स और स्ट्रेंथ। इतना बताना पड़ेगा उसको कि प्रोफिशिएंट तो है लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट को आपने 3 रेलेवेंट सोर्सेज से क्या वो किया है, सपोर्ट किया है। तो सिंगल पॉइंट, ओनली द प्रोफिशिएंट, मतलब वो सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोफिशिएंट है कि लेस प्रोफिशिएंट है कि अबव प्रोफिशिएंट है ना। और होलिस्टिक में आपको एक बार में नंबर मिल रहा है। एनालिटिक सबसे रिच है रूब्रिक का स्टाइल, जिसमें आप एकदम एक एक क्राइटेरिया को अलग अलग नंबर दे रहे हैं। ओके, देन डिजाइनिंग अ रूब्रिक स्टेप्स प्लस सिंपल सैंपल एनालिटिक रूब्रिक। वो कह रहा है कि अगर आपको हमें रूब्रिक बनाना ही हो तो क्या करें, पहले हम टास्क आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या एसेस करना है, ऐसे एसेस करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की, पोर्टफोलियो। फिर हम क्राइटेरिया बनाएं, जैसे कि हमने कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन बना दिया। अब हम क्वालिटी लेवल बनाएं कि हम एक्सीलेंट देंगे कि प्रोफिशिएंट देंगे कि डेवलपिंग देंगे कि बिगिनिंग देंगे। फिर हम वेट असाइन करें कि किस क्राइटेरिया को बराबर देना है कि किसी को कम ज्यादा नंबर देना है। फिर हम उसको स्टूडेंट से शेयर कर देंगे बिफोर द टास्क, टास्क के बाद नहीं कि हमने उसमें मैनिपुलेशन कर दिया, पूछने से पहले हम बता देंगे कि हम इसमें नंबर देने जा रहे हैं। और फिर हम उसको फीडबैक के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आफ्टर असेसमेंट रिटर्न रूब्रिक विद मार्क्स पर क्राइटेरिया, स्टूडेंट सी एग्जैक्टली व्हाट टू इंप्रूव, जिससे कि विद्यार्थी को पता चल सके कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां उसको इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है। जैसे देखिए एक का उसने एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया है, सैम्पल जैसे ऐसे राइटिंग के लिए हमने बनाया, तो हमने उसके 4 क्राइटेरिया ले लिए कि कंटेंट कैसा लिखा बच्चे ने, ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, लैंग्वेज कैसी यूज की और साइटेशंस दिए कि नहीं। तो अगर एक्सीलेंट है, कब एक्सीलेंट नंबर देंगे, जब हम देखेंगे कि ऑल आइडियाज रेलिवेंट एंड वेल डेवलप्ड कंटेंट है। अगर मोस्ट आइडियाज रेलिवेंट एंड डेवलप्ड है तो 3 देंगे, देखेंगे सम रेलिवेंट आइडियाज है तो 2 ही देंगे, और आइडियाज अनक्लियर है या टॉपिक से रिलेटेड नहीं तो 1 ही देंगे। ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से, लैंग्वेज में इसी तरह से, साइटेशंस में इसी तरह से। कोई साइटेशन नहीं है वो बिगिनर स्टेज पे 1 ही नंबर मिलेगा। तो शेयर रूब्रिक बिफोर द टास्क,
स्टूडेंट्स हु को क्रिएट क्राइटेरिया शो सिग्निफिकेंटली हायर परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट्स भी अपने हिसाब से रूब्रिक बनाएं और कहें कि ठीक है, हम खुद अपने आप को जांचें कि हमने कैसा कंटेंट लिखा है, हमने ऑर्गेनाइज्ड अच्छा किया कि नहीं, लैंग्वेज में ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं, और हमने साइटेशंस दिए हैं कि नहीं। तो ये एक तरीका है, ये ऑल्टरनेटिव असेसमेंट है, नया तरीका है, ऐसे नहीं हम लोगों का असेसमेंट हुआ है कभी। देन पोर्टफोलियो असेसमेंट, कंसेप्ट टाइप्स एंड प्रोसेस की बात करें तो ए पोर्टफोलियो इज ए पर्पसफुल सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क द डॉक्यूमेंट्स ग्रोथ अचीवमेंट एंड रिफ्लेक्शन ओवर टाइम। मतलब कि विद्यार्थी का पोर्टफोलियो सारा कलेक्शन कर लीजिए, स्टूडेंट ने क्या क्या किया है, उसे आपने ऐसे लिखवाया है, प्रोजेक्ट करवाया, प्रेजेंटेशन दिलवाए, तो इससे और एक समय के साथ जब वो आया तो T1 में कैसा किया, मिड में कैसा किया, T2 में कैसा किया, पूरा एक ओवरऑल ग्रोथ। It is not a folder of everything. It is a curated selection with student commentary that shows who the learner is becoming, not just what they produced. मतलब पोर्टफोलियो एकदम बनता जाए, दिखता जाए कि विद्यार्थी कहाँ इंप्रूव कर रहा है, कहाँ वो बेहतर हो रहा है, मतलब एकदम बढ़िया से क्यूरेटेड सिलेक्शन है ना। तो टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो देखिए, वर्किंग पोर्टफोलियो हो सकता है, शोकेस हो सकता है, असेसमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक या ई पोर्टफोलियो हो सकता है। और इसकी भी प्रोसेस क्या है कि पहले आप कलेक्ट कीजिए ऑल वर्क सिस्टमेटिकली अक्रॉस द सेमेस्टर, फिर आप चूज कीजिए कि किसको रखेंगे, और ये भी बताइए कि किसको क्यों रखा, फिर एक रिफ्लेक्टिव समरी उस पर लिखिए, रिफ्लेक्टिव कमेंट्री, फिर उसको ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए, इस तरह से। तो एनईपी 2020 और परख ने भी कहा है कि पोर्टफोलियो इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। वो जो 360 डिग्री असेसमेंट की बात है, एचपीसी की बात है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात है, उसमें कह रहा है कि पोर्टफोलियो आप रखिए। स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन पोर्टफोलियोज डॉक्यूमेंटिंग ग्रोथ अक्रॉस कॉग्निटिव, क्रिएटिव एंड सोशियो इमोशनल डायमेंशंस। विद्यार्थी खुद रख तो सकता है अपना पोर्टफोलियो, बनाए अपना पोर्टफोलियो, और वो देखे कि उसने कैसे कॉग्निटिव में उसने क्या करके दिया, क्रिएटिव आउटपुट में उसने क्या अभी तक किया है, और सोशियो इमोशनल डायमेंशन में उसने कितनी प्रतिपूर्ति की है। देन आप परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की बात कर लीजिए, पीबीए, इसका कंसेप्ट डिजाइन देख लीजिए कि इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स बाय परफॉर्मिंग अ रियल वर्ल्ड टास्क। जब हम एक रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है, रादर देन सेलेक्टिंग फ्रॉम प्री सेट आंसर्स। प्री सेट आंसर से सेलेक्ट करने की बजाय हमको परफॉर्मेंस करनी है। द टास्क इज ऑथेंटिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन। तो 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के हैं, देखिए, ऑथेंटिक, कॉम्प्लेक्स, प्रोसेस ओरिएंटेड, स्टूडेंट इसमें एक्टिव होता है, क्राइटेरिया बेस्ड होता है, और फीडबैक इसमें रिच मिलता है। अब इसको मैं पूरा नहीं डिटेल आउट करने जा रही हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए। ऑथेंटिक मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशन, आपको टास्क मिलेंगे, आपको इंटीग्रेट करना होगा नॉलेज, स्किल और डिस्पोजिशन का, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। वैल्यूज, हाउ स्टूडेंट्स वर्क, इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसमें स्टूडेंट को डिसीजन लेना होता है, जजमेंट करना होता है, इसलिए स्टूडेंट एक्टिव है। इसमें कोई ना कोई एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया रूब्रिक के रूप में आपको मिलता है, इसलिए क्राइटेरिया बेस्ड है। और इसमें आपको टीचर प्रोवाइड्स डिटेल्ड फीडबैक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस। ओके, देन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के एग्जाम्पल और डिजाइन देख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे साइंस में, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, सब में उसने दिया है। जैसे एजुकेशन का देखिए, प्लान एंड डिलीवर ए 15-minute माइक्रो टीचिंग लेसन टू पीयर्स, यूज एटलीस्ट 2 टीचिंग स्ट्रेटजीज, रिसीव पीयर फीडबैक। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट हो गया कि आपने कैसे बनाया, कैसे पढ़ाया, कैसा फीडबैक मिला। हाउ टू डिजाइन अ पीबीए, इसमें देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आउटकम आइडेंटिफाई कीजिए, फिर एक ऑथेंटिक टास्क डिजाइन कीजिए, फिर क्लियर इंस्ट्रक्शंस बताइए बच्चे को, फिर रूब्रिक डेवलप कीजिए, और तब आप फीडबैक के लिए प्लान कीजिए। तब आप किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर पाएंगे। यहाँ लिखा है कि एनईपी 2020 हर बार हमें देखिए अलाइन भी कर रहे हैं उसको एनईपी 2020 से, कि असेसमेंट मस्ट टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स। हमको नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन के लिए तो हम हालांकि एप्लीकेशन भी नहीं, नॉलेज के लिए तो हम रिटन एग्जामिनेशन ले लेते हैं ना। यहाँ ऑल्टरनेटिव असेसमेंट है, तो आपको वो नापना है जो आप पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं नाप सकते। तो आप यहाँ नापिए एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। पीबीए इज द डायरेक्ट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस मैंडेट। वो जो कह रहा है एनईपी की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नापिए, तो कैसे नापेंगे, इसी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से नापा जाएगा। देन रिफ्लेक्टिव जर्नल, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल वैल्यू। वो कह रहा है रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अ रिटन रिकॉर्ड इन विच अ लर्नर रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये काम स्टूडेंट को खुद करना है, वो अपना एक जर्नल बनाए, और रोज नहीं तो हफ्ते में, वीकली वो लिखे रेगुलरली और सिस्टमैटिकली कि क्या उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, क्या उसको अच्छा समझ में आ रहा है, कहाँ उसको दिक्कत हो रही है, कहाँ उसको
ट्यूटोरियल की जरूरत है या जो भी है ना. एग्जामिनिंग व्हाट हैपेंड, व्हाट दे थॉट एंड फेल्ट, व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे वुड डू डिफरेंटली. इट इज द रिटन एम्बॉडीमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन. यानी कि अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना है और उसको राइट डाउन करना है, यही रिफ्लेक्टिव जर्नल है. तो की रिफ्लेक्टिव फ्रेमवर्क जैसे गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल है, कोल्ब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, और रोल्फ का है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट. मतलब describe the event, what does this mean for my learning, and what will I do differently. इस तरह से कोई भी फ्रेमवर्क अपना के आप रिफ्लेक्टिव जर्नल बना सकते हैं. व्हाट गोज इन ए रिफ्लेक्टिव जर्नल, क्या क्या जाएगा. देखिए गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल इसने लिखा है कि डिस्क्रिप्शन, पहले बताइए क्या हुआ, फिर फीलिंग बताइए, व्हाट डिड आई थिंक एंड फील, मैंने क्या सोचा और महसूस किया. फिर इवेल्युएशन का बताइए कि मैंने क्या अच्छा फील किया, क्या खराब फील किया. फिर एनालिसिस बताइए कि ऐसा क्यों हुआ. फिर कनेक्ट कीजिए कि हाउ डज दिस कनेक्ट टू माय प्रायर लर्निंग, मेरे पहले सीखे गए अनुभव से ये किस प्रकार कनेक्टेड है. और तब एक्शन प्लान बनाइए कि अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आप अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो रिसर्च फाइंडिंग क्या है कि स्टूडेंट्स हु मेंटेन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स शो सिग्निफिकेंटली हायर मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग स्किल्स. मतलब ये रिसर्च में पाया गया है कि वो विद्यार्थी जो रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करते हैं उनकी हायर मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस होती है और वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग स्किल भी हायर होती है, ऐसा जिमरमैन ने बताया. हम लोग जब मेटाकॉग्निशन पढ़ रहे थे तो जिमरमैन पढ़ा था. अब एनईपी 2020 से इसका अलाइनमेंट देख लीजिए. हाउ ऑल फोर मेथड्स कनेक्ट टू पॉलिसी. एनईपी 2020 परख एंड द एचपीसी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट मैंडेट्स एग्जैक्टली दीज असेसमेंट अप्रोचेस. एकदम पैरा बता दिया उसने कि एनईपी 2020 के किस पैरा में लिखा है. रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट की बात की गई है जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात की गई है. पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात की गई है जब एचपीसी मैंडेट की बात की गई है. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की बात की गई है जब हायर ऑर्डर स्किल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग के नापने की बात है. और रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात की गई है जब मेटा कॉग्निशन और सेल्फ अवेयरनेस की बात है, जब एसईएल मैंडेट है, जब सोशियो इमोशनल लर्निंग की बात है. रिफ्लेक्टिव डायरीज इन बीएड करिकुलम की बात है. अब व्हाट इट डेवलप्स, क्या ये डेवलप करेगा, एचपीसी में ये क्या नापेगा, ये कॉग्निटिव नापेगा, ये 6 डिमेंशन नाप लेगा, ये कॉग्निटिव सोशल नापेगा, ये सोशियो इमोशनल नापेगा. सब तो है. 6 डायमेंशन कौन कौन से है देखिए. कॉग्निटिव, जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की 6 डायमेंशन है वो कौन कौन से. कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशियो इमोशनल, क्रिएटिव, वैल्यूज एंड सेल्फ असेसमेंट. All four assessment alternative assessment methods contribute directly to this 360-degree evaluation. कितनी बात हो गई आपसे असेसमेंट पे. अब देखिए कंपेयर कर लीजिए आप चारों असेसमेंट अल्टरनेटिव को. रूब्रिक क्या नापता है, क्वालिटी ऑफ वर्क अगेंस्ट एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया. पोर्टफोलियो नापता है ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर टाइम, टाइम के साथ आप में कैसे ग्रोथ हो रही है. पीबीए नापता है रियल वर्ल्ड में आप कैसा परफॉर्म करते हैं. और रिफ्लेक्टिव जर्नल हमारी मेटाकॉग्निशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है. कौन इसको चेक करेगा, किसके लिए बढ़िया है, टाइम किस में लगना है. एनईपी 2020 के अलाइनमेंट देखिए किसका किसके साथ है. ब्लूम का लेवल किसी भी लेवल पे, ये सिंथेसिस और इवेल्युएशन लेवल पे, ये अप्लाई एनालाइज इवेल्युएट और क्रिएट लेवल पे, और ये एनालाइज और इवेल्युएशन लेवल पे, और ये एविडेंस. माय गॉड बहुत लेंदी हो गया ये. अब की टेकअवेज देख लीजिए कि alternative assessment evaluates what students can do in real context, not just what they can recall. रूब्रिक में क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट किया जाता है. पोर्टफोलियो एक क्यूरेटेड रिफ्लेक्टेड कलेक्शन होता है. और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में ऑथेंटिक कॉम्प्लेक्स टास्क आपको दिए जाते हैं जिसमें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आपसे मेजर किया जाता है. और रिफ्लेक्टिव जर्नल आपको खुद अपना मेंटेन करना है. ये आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं छूटा. इतना लेंदी कवरेज है ये आपके समझने के लिए. ओके तो ये एक ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट कहीं इंक्लूड हुआ है. मैं बाद में इसको प्लेलिस्ट सही डिजिग्नेट करूंगी. मैंने कहीं देखा था किसी किसी पेपर के किसी हिस्से में है ये. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.